हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आज हम अपने व्याकरण के अगले सेशन की शुरुआत करेंगे और इसमें हम जो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे यही तक हम लोगों ने अध्ययन किया था स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हम स्वरों के वर्गीकरण में पढ़ने वाले थे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों का भेद, मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का भेद, जिह्वा के प्रयोग या उत्थापिता या ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, ओष्ठ की आकृति या वर्तुल के आधार पर स्वर के भेद, नासिका के प्रयोग या कौवे के आधार पर स्वर के भेद, तनाव के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे, जाति या समानता के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी अंदर खुशी नहीं हो पाती है, जितना प्रयास करते हैं उतना नहीं हो पाता है। थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप शेयर करने में आप कंजूसी करते रहते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ कमी महसूस हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए कि आप वीडियो को शेयर करें। तो आगे चलते हैं भाई, हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर के भेद। तो सबसे पहले समझिएगा उत्पत्ति या स्रोत क्या है। एक शब्द होता है उत्पत्ति और एक शब्द होता है व्युत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है जिसके निर्माण के बारे में कोई जानकारी ना हो या जिसके निर्माण का कोई स्रोत ना हो, कोई पता नहीं हो, उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर उसके द्वारा कुछ बना दिया जाता है तो उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होंगे। ध्यान देंगे आप, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद सागर जी? बोलिए भैया। दो भेद, दो प्रकार। ये दो भेद और दो प्रकार कौन से हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना? ये दो भेद कौन कौन से हैं भैया? तो एक को कहते हैं हम मूल स्वर और एक को कहते हैं संयुक्त स्वर। या इसी को कहा जाता है संधि स्वर, ठीक है ना? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर के कितने भेद? दो भेद। कौन कौन से दो भेद? मूल स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को ही क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मूल स्वर को लघु स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। सारी चर्चाएं आगे करेंगे। इसके बाद एक सामान्य प्रश्न बनता है आपका, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितना होती है? 11। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 11 स्वरों में से 4 मूल स्वर हैं और बचे 7 संयुक्त स्वर हैं। स से 7, स से संयुक्त। संयुक्त स्वर कितने? 7। मूल स्वर कितने? 4। ये 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। आयुरी याद कर सकते हैं, आयुरी। ए मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर 7 कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 संयुक्त स्वर हैं। अब थोड़ा सा भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। मूल स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा से प्रश्न बार बार बन रहे हैं इनके। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है या जिनके निर्माण का कोई स्रोत नहीं है, उन स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है।
जिन स्वरों की उत्पत्ति का कोई स्रोत या जिनके निर्माण का या जिनके लिखने का कोई स्रोत नहीं है उनको मूल स्वर कहा जाता है। इसके बाद संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जो दो स्वरों के मिलने से बने हैं उनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, या मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, यानी कि वे स्वर जो दो स्वरों के मिलने से बने हैं या दो स्वरों के मिलने से बने उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सर संयुक्त स्वर। अगर मिल करके बने हैं तो मिलने को संधि भी कहा जाता है। तो सामान्य रूप से यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी? 7। परिभाषा लिखते जाइएगा। जो बोल रहे हैं हर चीज़ें लिखने में थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएंगे अगर करना चाहे तो। इसमें जो आ है यह अ से अ को मिलाने पर बना, यानी कि अ 2 बार मिला तो आ बना। छोटकी माई से छोटकी माई मिलाएंगे तो बन जाएगी बड़की माई। भावनाओं को समझिएगा, छोटी ई छोटी को 2 बार मिला दिए तो बन गई बड़ी। इसी प्रकार से हरस्व और हरस्व, यानी कि छोटका बाबू मिल गए तो बड़का बाबू बन गए। यहाँ पर री नहीं होती है, मिस्टेक, री इधर है। ये ए क्या होगा? अ और ई के मिलाने से ए बनता है, अ और ए के मिलाने से अ बनेगा, अ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, अ और ओ के मिलाने से अ बनता है। सामान्य प्रश्न बनता है ए किन दो स्वरों का संयुक्त रूप है? तो बताइए ना, किन स्वरों का संयुक्त रूप है? अ और ई के, अ और ई मिल करके ए बनाते हैं। ये दोनों समझौता करते हैं, आगे चर्चा करेंगे संधि स्वर क्यों कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है समझौता, मेल या जोड़ या योग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आ किन दो स्वरों का संयुक्त रूप है? तो सामान्यतः अ से अ को मिलाएंगे तो अ और अ का। ई किन दो स्वरों का संयुक्त रूप है? ई का। उ किन दो स्वरों का संयुक्त रूप है? ए किन दो स्वरों का संयुक्त रूप है? तो अ और ई का। अ किन दो स्वरों का संयुक्त रूप है? तो अ और ए का। ओ किन दो स्वरों का स्वरूप संयुक्त रूप है? तो अ और उ का। अ किन दो स्वरों का संयुक्त रूप है या किन दो संयुक्त या किन दो स्वरों के मिलने से बना है? तो अ और ओ के मिलने से बना है। तो इतनी चीजें। अब इनको हम संयुक्त स्वरों को ही संधि स्वर कहते हैं, इतना आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इन मूल स्वरों के बारे में। मूल स्वरों को अगर आप देखें तो इनकी मात्रा की अगर चर्चा करें तो ये अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, ह्रस्व ई की मात्रा होती है, ह्रस्व उ की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है। जो लोग ऑफलाइन में पढ़े होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 12 खड़ी लिखने का सुझाव किसने दिया? जो हम क का की कु के कै को कौ कं कह पढ़ते हैं इसी को 12 खड़ी कहा जाता है। 12 खड़ी लिखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन दे रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास या सावरकर बंधु। ठीक है ना? तो अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसे, सावरकर बंधुओं ने 12 खड़ी लिखने का सुझाव दिया। जब 12 खड़ी लिखते हैं तो क्या अ की मात्रा लगती है? अ की कोई मात्रा नहीं लगती। इसके बाद आ की मात्रा बड़ी, बड़ा, ए, ऐ, ओ, औ सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ की कोई मात्रा, अ का कोई चिन्ह नहीं होता है। और आप साइंस पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यानी कि जिस पर कोई चिन्ह नहीं होता है वह उदासीन कहलाता है। उसी प्रकार से भावनाओं को समझिएगा, अ का कोई चिन्ह है क्या? नहीं है। जब इसका कोई चिन्ह नहीं है तो इसी को कह दिया जाता है उदासीन स्वर। शादी विवाह नहीं हुआ है बेचारे का, इन सब का हो गया है, अ का शादी विवाह नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। ठीक है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखें क का की तो थोड़ा सा भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आ की मात्रा दिख रही है, इसमें ई की मात्रा, छोटी की मात्रा दिख रही है, इसमें बड़ी की मात्रा दिख रही है। दिख रही है ना जी? दिख रही है।
क्या इसमें क में हमें अ दिख रहा है? नहीं सर, दिख नहीं रहा है, लेकिन इस क को अगर तोड़ेंगे तो क धन अ बनेगा कि नहीं? यानी कि इस क में अ छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, यानी कि अ जो है इस क में शहीद हो गया है, विलीन हो गया है, ठीक है ना। और इसमें शहीद हो गया है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से अ को शहीद स्वर भी कहा जाता है। उदासीन स्वर किस स्वर को कहते हैं? तो अ को कहते हैं। शहीद स्वर किस स्वर को कहते हैं? तो अ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण स्पष्ट है कि इसका कोई चिन्ह मात्रा चिन्ह नहीं होता, उदासीन कहते हैं। ये किसी भी व्यंजन वर्ड में लगता है तो इसका स्वरूप दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो मर करके भी अमर हो उसको शहीद कहते हैं, यानी कि उसमें विलुप्त हो जाता है, मर जाता है, फिर भी स्वरों की सहायता से व्यंजन उच्चारित होते हैं, यानी कि जब तक इसमें अ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसमें अ मर करके भी अमर है, इसलिए यह अ जो है शहीद स्वर कहलाता है। शहीद स्वर कौन? अ। उदासीन स्वर कौन? अ। ठीक है ना। अब आगे चलिए। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी सर? 7। इन संयुक्त स्वरों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। संयुक्त स्वरों को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं सर? 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे कौन कितने हैं ये? 7। कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। 7 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7। इनको कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इन्हीं को संधि स्वर कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं सर? संधि स्वर कहते हैं। इन संधि स्वरों को 2 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं सर? मूल दीर्घ स्वर। वीडियो 2015 का एग्जाम देखिएगा, उसमें हिंदी पेपर देखिएगा 2015 का, वीडियो 2015 का, उसमें पूछा है मूल स्वर कौन सा नहीं है। भावनाओं को समझिएगा। सॉरी, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं सर? चर्चा आगे करते हैं। इसके बाद आपका आता है शांध्य स्वर। मूल दीर्घ स्वर कितने? दूसरा सांध्य स्वर कितने? तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या सर 3 होती है और सांध्य स्वरों की संख्या 4 होती है। भावनाओं में ना बहिएगा। यहाँ से भी आपके प्रश्न बने हैं, तो थोड़ा सा जो भी पॉइंट्स यहाँ से अध्ययन करेंगे बिल्कुल परीक्षा के दृष्टि से, एग्जाम ऑफ व्यू के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी? दीर्घ स्वर आगे पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर इनको कहते हैं संयुक्त, सभी संयुक्त स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इन को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, और इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 3। इन मूल दीर्घ स्वरों को एक और नाम दिया जाता है दीर्घ संधि स्वर। क्या बोलते हैं सर? दीर्घ संधि स्वर। अगर आपसे पूछे सागर जी बताइएगा मूल दीर्घ स्वर कितने? 3। दीर्घ संधि स्वर कितने? 3। सांध्य स्वर कितने? 4। ठीक है ना। ये मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं तो बताइएगा। आ, बड़की माई, बड़का बाबू। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, यही मूल स्वर है, सॉरी मूल दीर्घ स्वर है। क्यों मूल दीर्घ स्वर है? क्योंकि ये 2 समान स्वरों के मिलने से बने हैं। इन्हीं को समान स्वर भी कहा जाता है। जैसे देखेंगे तो अ और अ के मिलने से आ बनेगा, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई बनेगी, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ के मिलने से दीर्घ उ बनेगा। इन्हीं को कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। इनको दीर्घ संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि दीर्घ संधि में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनते हैं। जैसे अगर आप पढ़ें राम धन अयन, राम धन अयन, इसको फुटकर करेंगे अगर तो राम में से अ निकलेगा, इधर से अ निकलेगा, बाहर जाएगा यन। अ और अ मिलकर के क्या बन जाता है?
आ बन जाता है। आ की मात्रा किस पर लगाएंगे, म पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा रामा, या न का ड़ हो जाएगा। आगे संधि में पढ़ेंगे कहाँ होगा ड़। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आ बना कि नहीं, आ बन गया, संधि कौन सी कहलाएगी, तो दीर्घ संधि कहलाएगी। दीर्घ संधि क्यों कहलाएगी, तो यहाँ पर आ यानी दीर्घ स्वर बनने के कारण दीर्घ संधि कहलाएगी। सीधा सीधा समझिएगा, अगर किसी शब्द के दूसरे अक्षर पर या कभी कभी तीसरे अक्षर पर आ की मात्रा, चाहे बड़ी की मात्रा चाहे बड़ा ओ की मात्रा होगी, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। भावनाओं को समझ रहे हैं क्या। जैसे अगर कहें रजनीश, इसके तीसरे अक्षर पर बड़े की मात्रा दिखी, क्या कौन सी संधि, दीर्घ संधि। भानुदय, दूसरे अक्षर पर बड़ा की मात्रा दिखी, क्या बड़ा ओ दीर्घ स्वर है कि नहीं, है ना, दीर्घ संधि स्वर है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। रजनीश में कौन सी संधि, दीर्घ संधि। भानुदय में कौन सी संधि, दीर्घ संधि। रामायण में दूसरे अक्षर पर आ की मात्रा, दीर्घ संधि। यदि किसी शब्द के दूसरे अक्षर पर या कभी कभी तीसरे अक्षर पर दीर्घ संधि स्वर की मात्रा दिखाई दे, यानी कि आ बड़ी ई बड़ा ओ की मात्रा दिखाई दे, तो उस शब्द में संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। भावनाओं को समझते हुए चलिएगा। भैया अगर पसंद आवता तो वीडियो के शेयर कर देना, कहें कंजूसी करता। ठीक बा, आइए आगे चर्चा करते हैं। सांध्य स्वर 4 हैं, कौन कौन से सांध्य स्वर। यहाँ से भी आपके प्रश्न बने हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन में होगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री भी दे सकता है। तो दीर्घ री मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं। या कोई अन्य स्वर यहाँ पर दे दे तो वो नहीं आएगा। मूल दीर्घ स्वर यही 3 है। सांध्य स्वरों को देखें तो सांध्य स्वर की संख्या 4 है। सांध्य स्वर कौन कौन से, तो ए ओ औ, ए ओ औ, इनको क्या कहते हैं भाई, सांध्य स्वर। सांध्य स्वरों की संख्या कितनी, 4। अब इनको भी 2 प्रकार से पढ़ा जाता है बांट करके। कितने प्रकार से बांटते हैं इनको, 2 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं सर, तो पहला आपका होता है जिसको हम कहते हैं गूढ़ संधि स्वर, गूढ़ संधि स्वर, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वृद्धि संधि स्वर। नीचे दिख रहा है ना, इसके नीचे दिखेगा, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। दूसरा है आपका वृद्धि संधि स्वर, ठीक है ना। गूढ़ संधि स्वर, वृद्धि संधि स्वर। गूढ़ संधि स्वर में ए ओ आते हैं। गूढ़ संधि स्वर की संख्या कितनी, 2। वृद्धि संधि स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2। कौन कौन से, अ और औ। ए ओ गूढ़ संधि स्वर, अ औ वृद्धि संधि स्वर। अगर इनकी मात्रा देखें तो ए की मात्रा ऐसे लगती, ओ की मात्रा, की मात्रा, ओ की मात्रा। यहाँ पर एक झंडी, यहाँ पर भी एक झंडी की मात्रा है। यहाँ पर एक एक झंडी की वृद्धि हुई है कि नहीं, तो झंडी की वृद्धि हुई है, तो कौन से स्वर कहलाएंगे, वृद्धि संधि स्वर कहलाएंगे। ये भी संधि को ही दर्शाते हैं, इनका भी प्रयोग संधि में ही होता है। अगर किसी शब्द के दूसरे अक्षर पर एक झंडी वाली मात्रा हो तो वहां पर गुण संधि होती है। जैसे नरेश, कौन सा शब्द है भैया, नरेश। नरेश शब्द में कौन सी संधि, तो दूसरे अक्षर पर एक झंडी, एक की मात्रा, तो एक कौन सा स्वर है, तो इसमें कौन सी संधि होगी। यही से आप संधि को भी पहचानना सीख सकते हैं। यदि किसी शब्द के दूसरे अक्षर पर ओ की मात्रा हो तो कौन सी संधि, गुण संधि, ठीक है ना। इसके बाद किसी शब्द के दूसरे अक्षर पर 2 झंडी वाली मात्रा हो, यानी कि अ और ओ की मात्रा हो, तो संधि कौन सी होगी। जैसे कहें वनौषधि, कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। भावनाओं को समझ रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर के कितने भेद फिर से देखिएगा, तो 2 भेद। कौन कौन से, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी सर, 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी, 7। या संधि स्वरों की संख्या कितनी, 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, 7। मूल स्वर कौन कौन से, अ ई उ री। इसमें से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। जैसे अ ए
उ री। कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो ए मूल स्वर नहीं है। या ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा एक संयुक्त स्वर है? तो निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर हो जाएगा आपका ए। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद भाई संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी? 7। कौन कौन से 7? तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। संयुक्त स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है ये प्रश्न नहीं बनेगा। सामान्य प्रश्न आपका बनेगा मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है सर? 3। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है या निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, या निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है या निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वरों को आप याद रखिएगा। इसके बाद सांध्य स्वर कितने सर? 4। कौन कौन से? ए ओ औ। इनको 2 भागों में बांटते हैं। गुण संधि स्वर, गुण संधि स्वर में 2 आते हैं ए ओ। दूसरा होता है वृद्धि संधि स्वर, वृद्धि संधि स्वर में 2 आते हैं अ और औ। ठीक है ना। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं। सारी चीजें स्पष्ट है भाई ना। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ चीजें हमें समझ में नहीं आई, तो उनकी चर्चा हम करेंगे और आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं आगे। अगला जो हमारा स्वर का विभाजन है वह है मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का भेद या स्वर के भेद। मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? डायरेक्ट पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा 3 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए स्वर के कितने भेद, तो 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद? 2 भेद, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। इसके बाद उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद? तो 3 भेद। ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं सर? इसको पढ़ने से पहले इसको हम समझते हैं मात्रा काल क्या है। तो मात्रा काल का मतलब होता है पलक झपकने का समय। पलक झपकने का समय मात्रा काल कहलाता है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, यानी बोलने में लगने वाला समय। अर्थात कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम समय में बोल लेते हैं, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं जिनको बोलने में और भी ज्यादा समय लगता है। यानी कि इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होंगे। जिसको बोलने में बहुत कम समय लगेगा उसको ह्रस्व स्वर कहेंगे, और जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा उसको दीर्घ स्वर कहेंगे, और जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर 3 जो स्वर के भेद हैं उनकी। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या या ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर भी कहा जाता है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां पर इनका काम होगा लघु और गुरु स्वर। प्लुत स्वरों को वैदिक स्वर कहा जाता है। सामान्यतया ह्रस्व स्वरों की एक मात्रा होती है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वरों की 2 मात्रा होती है, इसलिए इनको द्वैमात्रिक या द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर। प्लुत स्वरों की 3 मात्रा होती है, इसलिए इनको त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। सीधा साधा प्रश्न बनेगा, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
ह्रस्व स्वरों की कितनी मात्रा होती है? तो एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वरों की कितनी मात्रा? दो मात्रा। प्लुत स्वरों की कितनी मात्रा? तीन मात्रा। या लघु स्वर की कितनी मात्रा? एक मात्रा। गुरु स्वर की कितनी मात्रा? दो मात्रा। प्लुत स्वर की कितनी मात्रा? तीन मात्रा। इसको वैदिक स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लुत स्वर का प्रयोग वेदों में होता है, मंत्रों के उच्चारण में होता है। ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? तो जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। या सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिएगा, मात्रा काल के आधार पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस स्वर को बोलने में एक बार पलक झपकानी पड़े, अर्थात एक बार पलक झपकाने में जिस स्वर को बोल लिया जाए वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उनकी दो मात्रा होती है और उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या मात्रा काल के आधार पर समझेंगे तो कहेंगे जिन स्वरों को बोलने में दो बार पलक झपकानी पड़ती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों को दो बार पलक झपकानी पड़ती है इसलिए इनकी दो मात्रा कही जाती है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। या अगर मात्रा काल के आधार पर समझेंगे तो कहेंगे जिन स्वरों को बोलने पर दो से अधिक बार पलक झपकानी पड़ती है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। इनको भाषण स्वर, वैदिक स्वर, इसके बाद नाटक स्वर इत्यादि नामों से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति पास में बैठा है जिसका नाम है मोहन तो कहें मोहन तो सुन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर बैठे कहेंगे मोहन, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहे हैं उसी शब्द को बोलने में तो वह दीर्घ हो जाएगा। लेकिन बहुत दूर बैठा है तो कहेंगे मोहन तो अब सुनेंगे तो कौन सा स्वर हो जाएगा आपका? प्लुत स्वर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिरहा गाने वाले लोगों को सुने होंगे जब कान में उंगली डालते हैं तो चिल्लाते हैं, ठीक है ना? वो कौन से स्वर का उच्चारण करते हैं भाई? प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं। अब भाई चर्चा करते हैं ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है सर? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अ की कितनी मात्रा? तो अ ह्रस्व स्वर है तो अ की कितनी मात्रा होगी? एक मात्रा। ई की कितनी मात्रा? एक मात्रा। उ की कितनी मात्रा? एक मात्रा। री की कितनी मात्रा? एक मात्रा। इसके बाद दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। ये 7 कौन कौन से हैं? तो जो हमारे संयुक्त स्वर थे उन्हीं को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके दीर्घ स्वर हैं या इन्हीं को गुरु स्वर कहा जाता है या इनकी दो मात्राएं होती है। जैसे आ की कितनी मात्रा होगी? तो आ देखेंगे तो ये जितने भी दीर्घ स्वर हैं सभी की दो दो मात्राएं होंगी। जितने ह्रस्व स्वर होंगे इनकी एक एक मात्रा, दीर्घ स्वरों की दो दो मात्राएं होंगी। यानी कि आ की भी दो मात्रा, ई की दो मात्रा, उ की, ए, ऐ, ओ और सबकी अपनी अपनी दो दो मात्राएं हैं। होंगी भी क्यों नहीं? अगर आ को देखें तो अ और अ के मिलने से बना है। तो अ और अ के मिलने से बना है। इस अ की एक मात्रा, अ की एक मात्रा, अ और अ की कितनी मात्रा? दो मात्रा। सामान्य रूप से इनको अगर ऐसे समझने का प्रयास करो तो कर सकते हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं सर? तो जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों के भी अपेक्षा ज्यादा समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, अगर किसी स्वर के बाद वक्र रेखीय चिन्ह बना दिया जाए इसको संस्कृत में कहा जाता है अवग्रह। या गणित के 3 का चिन्ह बना दिया, जैसे हिंदी में हम बनाते थे 3 संख्या का चिन्ह बना दिया जाए तो वह स्वर प्लुत हो जाता है। जैसे अ के आगे अगर बाद में हम अवग्रह का चिन्ह बना दें या अ के बाद में 3 का चिन्ह बना दें तो यह अ को दर्शाएगा कि इसकी 3 मात्रा है, यानी कि यह प्लुत हो जाएगा। तो सामान्य रूप में अगर देखें तो इसका उदाहरण आप पुस्तकों में देखते हैं ओम ऐसे लिखा होगा या ओ। क्या यह पूरा ओम शब्द ही प्लुत है? नहीं सर,
जिस स्वर के बाद ये चिन्ह लगा होगा वह स्वर केवल प्लुत होगा, यानी कि ओ के बाद ये चिन्ह लगा है, ओ के बाद ये चिन्ह लगा है तो ओ केवल प्लुत होगा। जैसे अगर कहें हरेव, हरेव, या इसी को आप लिख सकते हैं हरेव, बातें वही हैं, भावनाएं वही हैं, हरेव। यहाँ पर क्या पूरा हरेव शब्द प्लुत है? नहीं सर, पूरा हरेव शब्द प्लुत नहीं है। तब क्या प्लुत है? रे प्लुत है? नहीं सर, व्यंजन ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं होते हैं, स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। तो यहाँ पर र में जो ए की मात्रा लगी वो ए की मात्रा प्लुत है। भावनाओं को समझ रहे होंगे। प्लुत स्वरों की संख्या निर्धारित निश्चित नहीं है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम अध्ययन करेंगे जीववाक्य आधार पर स्वरों के भेद, जो बाकी स्वरों का वर्गीकरण होगा अगले एपिसोड में पूरी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।